अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 55। चंद लम्हों के लिए मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वालों को चुप सी लग गई। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि फरहाद और रसवंती अपनी एक अलहदा ममलिकत का मुतालबा करेंगे। नुमाइंदा अफसर ने अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, यह शर्त मज़गा खेज है। मेरा मतलब है कि कोई बड़ा मुल्क इसे तस्लीम नहीं करेगा। मैंने कहा, कोई बड़ा मुल्क तस्लीम करेगा या नहीं, ये हम समझ लेंगे। अभी आपके मुल्क में हमारे मुतालबे का आगाज़ हुआ है, आप जवाब दें। नुमाइंदा अफसर ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर आला हुकाम में से किसी से बातें करने लगा। मुशावरती कमेटी के मेंबरान अपने सामने रखे हुए कागजात पर अपनी तरफ से कुछ लिखकर नुमाइंदा अफसर के सामने रखते जा रहे थे। फ़ोन पर बातें करने के बाद नुमाइंदा अफसर ने तमाम कागजात पर लिखे हुए मशवरों को बारी बारी पढ़ा। फिर रसवंती से मुखातिब हुआ, श्रीमती रसवंती देवी, आपके मुतालबे ने हमें उलझन में मुब्तला कर दिया है। ये मुतालबा वजाहत तलब है। क्या आप वजाहत फरमाएंगी? आप किस इलाके को अपनी जागीर बनाना चाहती हैं? क्या उस इलाके के लोग आपकी या फरहाद को अपना हाकिम तस्लीम करेंगे? नुमाइंदा अफसर के मुकाबिल में इसके दूसरी तरफ एक लड़की बैठी हुई थी, ताकि रसवंती उस लड़की की जुबान से गुफ्तगू करे। इसीलिए मुज़ाकरात के दौरान रसवंती को मुखातिब किया जाता था। हालांकि मैं जो जवाबात पेश कर रहा था और वो जवाबात वही मामूला बनाई गई लड़की की जुबान पेश कर रही थी। मैंने उस लड़की की जुबान से कहा, हमने अभी किसी इलाके का इंतखाब नहीं किया मिस्टर नुमाइंदा। तुम्हारे देश के पीछे रेड पावर की ताकत है। इस वक्त तुम्हारी मुशावरती कमेटी और आला हुक्काम के खुफिया इजलास में रेड पावर के अहम अफराद मौजूद हैं और हमारी तमाम बातें यकीनन मास्क मैन तक पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू होने तक हमारे इस मुतालबे पर गौर किया जाए। उस वक्त हम सुपर मास्टर के सामने भी यही मुतालबा पेश करेंगे। सुपर मास्टर के जिक्र पर वो लोग चौंक गए, मोहतात हो गए। वो ये कभी पसंद न करते कि हम इस सिलसिले में दूसरी बड़ी ताकत से मुज़ाकरात शुरू करें। मुशावरती कमेटी में बैठे हुए रूसी अफसर ने कुछ लिखकर आगे बढ़ाया। नुमाइंदा अफसर ने उसे पढ़कर कहा, देवी जी, अगर हमारी सरकार और रेड पावर चंद शराइत के साथ आपका मुतालबा कबूल कर ले तो क्या उसके बाद भी आप सुपर मास्टर से राब्ता कायम करेंगी? मैंने कहा, हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी यही होगी कि तमाम ममालिक हमारे दोस्त रहें। ऐसा सभी कहते हैं, मगर दूसरे ममालिक के झगड़ों में उलझ कर अपनी पॉलिसी भूल जाते हैं। हमारा मुल्क दुनिया से निराला होगा, क्योंकि सियासी साजिशें हम पर असर नहीं करेंगी। हम टेलीपैथी के जरिए समझ लेंगे कि किन हालात में कौन सा मुल्क रास्ते पर है और कौन ज्यादती पर उतरा है। हमारा मुल्क क्या होगा और कैसा होगा, उसकी वजाहत हम आइंदा करेंगे। पहले हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाए। क्या आप सुपर मास्टर से बराह रास्त गुफ्तगू करती हैं? इस बार रसवंती ने जवाब दिया, मैं एक बार सुपर मास्टर के दिमाग तक पहुंच गई थी। नतीजा ये हुआ कि उस सुपर मास्टर को रिटायर कर दिया गया। अब उसकी जगह कोई नया आया है। मैंने रसवंती को आगे कहने से रोक दिया, फिर खुद कहा, हम आज तक मास्क मैन के दिमाग तक नहीं पहुंच सके। अभी हम उसके नुमाइंदों से बातें कर रहे हैं। इसी तरह अब नए सुपर मास्टर के नुमाइंदों से बातें करेंगे। मैंने मास्क मैन को खुश फहमी में मुब्तला रखने के लिए कह दिया था कि हम उसके दिमाग तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। नुमाइंदा अफसर ने कहा, आप अपनी कायम होने वाली मुल्क की खारजा पॉलिसी में ज़रा सी तब्दीली कर लें। सिर्फ हमारे दोस्त बन जाएं। हम आपको किसी एक मुल्क का हुक्मरान बना देंगे और हर तरह की इक़्तिसादी इमदाद देंगे। मैंने कहा, हमारा मुतालबा आपकी समझ में नहीं आया। हमने ये नहीं कहा कि हम किसी मुल्क के हुक्मरान बनेंगे। हमारा अज़म यह है कि हम किसी गैर आबाद वीरान इलाके को ऐसे लोगों से आबाद करेंगे जिन पर हमारा एतमाद हो। इस मकसद के लिए हम मास्क मैन और सुपर मास्टर से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारे मामले में मुत्तहिद हो जाएं और आपस में मशवरा करके हमें ऐसा वसी इलाका दें जिसकी आबो हवा सेहत के लिए मुफीद हो, जहाँ खेती बाड़ी हो सके और सनतें कायम हो सकें। हमारे मुल्क की सरहदें खुश्की भी हों और समुद्री भी। जो मुल्क हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हमें इमदाद देगा, हम जवाबन उसके किसी बड़े मनसूबे में काम आएंगे। लेकिन ना तो हम असलहा खरीदेंगे और ना ही अपने मुल्क में फ़ौज रखेंगे, क्योंकि फरहाद और रसवंती सिर्फ 2 बंदों की फ़ौज दुनिया की तमाम अफवाज पर भारी रहेगी। ऐसा कहते वक्त मैंने उस मामूल लड़की की आंखों से देखा। रूसी अफसर अपने चेहरे से पसीना पहुंच रहा था। मैंने कहा, मैं सिलसिले में मास्क मैन से दरख्वास्त करूंगा कि वह सुपर मास्टर से अपने तौर पर राब्ता कायम करें और यहाँ मुज़ाकरात में उनके नुमाइंदों को भी शिरकत की दावत दें। रूसी अफसर के मशवरे के मुताबिक नुमाइंदा अफसर ने कहा, अगर सुपर मास्टर मुज़ाकरात में शरीक होने से इनकार करे तो? मैंने कहा, सुपर मास्टर के मुल्क को एटमी धमाके से जो नुकसान पहुंचा है वो उसे भूल नहीं सकता। तुम लोगों ने तन सिंह और वसंती को यरगमाल बनाकर हमें मुज़ाकरात के लिए मजबूर किया। हमने SR-42 की अहम शख्सियतों को यरगमाल बनाकर तुम लोगों को मजबूर किया। अब एक बार हम सुपर मास्टर की अहम शख्सियतों को अपनी मुट्ठी में बंद करेंगे। अगर वह मुज़ाकरात में शरीक होने से इनकार करेगा तो दूसरी बार उसे ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। नुमाइंदा अफसर फिर फ़ोन पर बातें करने लगा। मुशावरती कमेटी के मेंबरान अपने अपने मशवरे कागज़ पर लिखने लगे। आखिर में नुमाइंदा अफसर ने कहा, हम सफारती सतह पर सुपर मास्टर से गुफ्तगू करेंगे। क्या ख्याल है अगर कल सुबह 10 बजे मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू किया जाए?
मैंने कहा ठीक है, कल सुबह 10 बजे हम यहाँ हाजिर हो जाएंगे। वो इजलास दूसरे दिन के लिए मुलतवी हो गया। रसवंती ने पूछा, फरहाद, ये तुम्हारे दिमाग में एक अलहदा मुमलिकत कायम करने का ख्याल कैसे आ गया? ऐसे कि यहाँ तुम्हारे पिताजी और वसंती हैं, मेरी बहन बेनी है। बेनी के रिश्ते से दूसरे तमाम रिश्ते अहम हैं। सिर्फ मेरा तुम्हारा मसला होता तो हम दुश्मनों से छुपते और अपनी पनाहगाहें तब्दील करते रहते, लेकिन हमारे अजीज़ रिश्ते आइंदा हमारे लिए परेशानियों का बायस बनते रहेंगे। दुश्मन हमारी लाइल्मी में उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, फिर कभी उन्हें यरगमाल बना सकती हैं। हम उन्हें किसी मुल्क किसी शहर में रखें, वो हमा वक्त महफूज नहीं रह सकेंगे। इन हालात के पेश नज़र हमें एक ऐसे इलाके की ज़रूरत है जहाँ सिर्फ हमारे एतमाद के लोग हों, हमारी इजाज़त के बगैर कोई उस इलाके में दाखिल ना हो। हाँ, अच्छा आइडिया है, मगर मैं समझती हूँ कि इस इलाके में भी दुश्मन के जासूस चुप कर रहेंगे। हम सभी लोगों के दिमाग तो नहीं पढ़ सकते। तुम भूल रही हो, हमारे इलाके में जो लोग आबाद होंगे उन सब के लहजे हमारे पास रिकॉर्ड रहेंगे। जो शख्स भी छुप कर रहेगा वो आखिर किसी न किसी से ताल्लुक़ रखेगा। हम ऐसे तरीके इख्तियार करेंगे कि कोई किसी जासूस को हमसे छुपा कर नहीं रख सकेगा। शायद मेरी बातें तुम्हारी समझ में अभी नहीं आए, वक्त आने पर समझ जाओगी। ये मुमलिकत कायम करने के दौरान कभी नाकामियों का भी मुंह देखना पड़ेगा। खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि वो नाकामियाँ आर्जी होंगी। भगवान करे हमें नाकामी ना हो। वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं जाकर पिताजी को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। अपने पिताजी और वसंती से कहना कि मैं रात 10 बजे उनके पास आऊँगा और रात का खाना उन्हीं के साथ खाऊंगा। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं जाकर उनसे कहती हूँ, अब मैं 10 बजे आऊँगी। वो रुखसत हो गई। मैंने आंखें खोलकर देखा, मेरा साया, मेरी परछाई सामी मेरे सामने मौजूद थी। तन्हाई में जब कोई ना होता तो वो मेरे साथ होती, तन्हाई के मानी गलत कर देती। अब उसने मेरे एक अंदाज को समझ लिया था। जब मेरी आंखें बंद होती तो वह समझ लेती कि मैं मसरूफ़ हूँ। मेरे सामने म्याऊं की आवाज़ भी नहीं निकालना चाहिए। जब मैं आंख खोलता तो वो उठकर खड़ी हो जाती, अपने दोनों अगले पंजे आगे बढ़ाकर जिसमें खिंचाव पैदा करती, दुम को ऊपर उठा लेती जैसे हाथ उठाकर अंगड़ाई ले रही हो। मेरा ख्याल है औरत की दुम होती तो वो भी इसी तरह अंगड़ाई लेती। वो मेरी गोद में आकर बैठ गई। मेरे अंदर झुरझुरी सी पैदा हुई। जाने क्यों जब वो इतने प्यार से आकर मेरी गोद में बैठती थी तो मुझे यूं लगता था जैसे वो नहीं है, कोई और है। ऐसे एहसासात ने कहा कि मुझे रोमाना की ज़रूरत है। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा, वो सो रही थी। हालांकि वो पिछली रात राजेश के यहाँ आराम से सोती रही थी। अभी उसे जगाया जा सकता था। मुझे शरारत सूझी। पहले मैंने घर के दूसरे अफराद को देखा। मम्मी और बेनी किचन में खाना तैयार कर रही थी। शर्लक एक कमरे में तानी और मास्टर रूमी को मेरे कारनामे सुना रहा था। मेरी शराफत के लिए रास्ता साफ था। मैंने बहुत अरसे बाद हिप्नोटिज्म का अमल किया। रोमाना के ख्वाबीदा दिमाग को अपने कंट्रोल में लेकर कहा, तुम सो रही हो और बदस्तूर सोती रहोगी। वो नींद में डूबी हुई आवाज़ से बोली, मैं सो रही हूँ और बदस्तूर सोती रहूंगी। मैंने कामिल के रूप से कहा, अब तुम आंखें खोलोगी और नींद में रहोगी। उसने आंखें खोल दी। वो होश में नहीं थी, नींद के नशे में थी। मेरी हदायत के मुताबिक वो बिस्तर से उठकर बैठ गई। फिर बिस्तर से उतरकर उसने अपनी अटैची उठाई। उसके बाद नींद की हालत में चलती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। अब वो मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। रोमाना को इस अंदाज में अटैची उठाकर गुजरते हुए किसी ने नहीं देखा। सब अपनी अपनी जगह मसरूफ़ थे। वो मेरे कमरे में आ गई। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मेरी हदायत जारी थी। इन हदायत के मुताबिक उसने अटैची को एक तरफ रखा। अटैची का बोझ कम हो गया। मैं भी एकदम से हल्का होकर आराम से लेट गया। ज़रा देर बाद वो आ गई। अगर वो होश में रहती तो अपनी आदत के मुताबिक बड़े नखरे दिखाती, पतंग की तरह ढील में आती, ज़रा हासिल होती, फिर वो पतंग तन कर उड़ जाती। रोमाना अदाओं की ज़बरदस्त आर्टिस्ट थी। ठहर ठहर कर कभी हासिल और कभी ला हासिल होती थी ताकि मेरी यादों और आरजुओं में हमेशा जिंदा रहे। उस वक्त वो मेरी मामूला थी, मेरे अहकामात की पाबंद। मैंने हुक्म दिया कि वो अदाओं की खुली छुट्टी कर दे, लिहाजा उसने पर खोल दिए। मेरे साथ साथ परवाज कर रही थी। ऐसे वक्त कमरे की खामोशी में हल्की हल्की सी मातमी आवाज़ सुनाई दी। मैंने आवाज़ की सिमत देखा। सामी जैसे कराह रही थी, बड़ी हसरत से मुझे शबाब के आंगन में खेलते देख रही थी। उसके देखने के अंदाज में हसरत भी थी और नागवारी भी, जैसे वो रोमाना या किसी भी हस्ती को मेरे पहलू में देखना न चाहती हो। आह सामी, तुम क्या हो? क्या तुम्हारे पास सोचने और तड़पने वाला दिल है? क्या तुम रोमाना को मेरे पहलू में देखकर कुड़ रही हो, एक शौकन की तरह? वो देख रही थी, जबकि मेरी तन्हाई की रंगीनियों को किसी ने नहीं देखा। वो सोफे के गद्दे पर अपने चेहरे को इधर से उधर रगड़ रही थी, जैसे आग बुझा रही हो और राख हो रही हो। मैंने हौले से उसे मुखातिब किया, सामी क्या बात है? उसने म्याऊं कहा, फिर दाएं बाएं सारे हिलाने लगी, जैसे किसी बात से मना कर रही हो। क्या मुसीबत है? सोनिया रोमाना से जलती थी। रसवंती भी किसी को मेरे पास बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब एतराज़ करने वालियों में एक बिल्ली का इजाफा हो गया। मैंने नरमी से कहा, सामी बुरी बात है, तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ। उसने जैसे झिल्लाकर सर झटकते हुए म्याऊं कहा। सोफे पर उसी तरह बैठी रही। मैंने कहा, मेरी जान, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ, तुम बहुत हसीन हो, थोड़ी देर बाद वापस आ जाना। शाबाश, अब जाओ। वो उठी मगर मेरे पहलू में सोकन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए सोफे पर घूमकर मुंह छुपाकर बैठ गई, जैसे कह रही हो, लो मैं नहीं देखती।
वाकई सोचने की चीज़ थी कि वो क्या चीज़ है, लेकिन मुझे सोचने की फुर्सत नहीं थी। मैं रोमाना को तवज्जो से पढ़ने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों के बाद मिली हो। हम जिंदगी में कितने ही रास्ते बदल बदल कर चलते हैं, वो बिल्कुल नई राह लग रही थी। मैं उस राह के नशेब फराज में झूमता झूमता और चकराता रहा। मैं गुसल खाने में गया, फिर शावर खोलकर ठंडे पानी की बारिश में भीगने लगा। बड़ा सुकून मिला, दिलो दिमाग को ठंडक पहुंच गई। मैंने उसी वक्त तनवीमी अमल को ख़त्म करते हुए रोमाना के दिमाग को हुक्म दिया कि वो नींद से बेदार हो जाए। हुक्म की तामील हुई। उसने पहले आंखें बंद की, फिर खोल दी। दूसरी बार आंख खुलते ही नींद का नशा काफूर हो चुका था। उसने एक भरपूर अंगड़ाई ली, जैसे गहरी नींद का रहा साहा खुमार उतार रही हो, लेकिन वो अंगड़ाई बीच में ही टूट कर रह गई। उसके ज़हन को हल्का सा झटका लगा। ये वो कमरा नहीं था जहां वो नींद की आगोश में गई थी। ये तो फरहाद की ख्वाबगाह थी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, इधर उधर हैरानी से देखने लगी। सामी ने कहा म्याऊं, यानी वो अपनी मौजूदगी से साबित कर रही थी कि ये तो फरहाद का कमरा है। मैं शावर के नीचे गुनगुनाने लगा। रोमाना बिस्तर से उतरकर दबे कदमों चलती बाथरूम के दरवाजे तक आई। दरवाजा जरा खुला हुआ था। उसने जरा सा झांक कर देखा। मैं अनजान बना गुसल करने में मसरूफ था, गुनगुनाता भी रहा। वो गुलाबी लबों को भींचकर सोचने लगी मैं यहाँ कैसे पहुंच गई। फिर उसने फैसलेकुन अंदाज में सोचा, मैं नींद में चलने की आदी नहीं हूँ, यह फरहाद की शरारत है। वो गुस्से में बाथरूम की तरफ देखते हुए बोली, ए बदमाश, बेनी और मम्मी सोचती होंगी कि मैं बहुत बेहया हूँ, खुद ही तुम्हारी ख्वाबगाह में चली आई। ये क्या बदमाशी है? बेशरम कहीं के, बाहर आओ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आ गया। वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोली, ताल्लुकात में मेरी मर्जी शामिल होना चाहिए। तुमने मेरी रजामंदी हासिल किए बगैर ऐसी हरकत क्यों की? इस गलती पर मैं खुद पछता रहा हूँ। चलो गुस्सा थूक दो। वो मुठ्ठियां भींचकर बोली, नहीं, ये औरत की तौहीन है कि उस पर जबर किया जाए। अरे जबर तो मुझ पर हुआ है। बकवास मत करो, मैं बदला लूंगी। जब तक तुम्हें बॉक्सिंग का एक पंच या फ्लाइंग किक रसीद नहीं करूंगी मुझे करार नहीं आएगा। वो मुझसे थोड़े फासले पर पैंतरा बदलने लगी। मैंने तौलिया को संभालते हुए कहा, देखो हमला करोगी तो तौलिया खुलकर गिर पड़ेगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? वो पैंतरेबाजी छोड़कर बोली, जल्दी लिबास पहनो, मैं बदला जरूर लूंगी। मेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है कि लिबास पहनकर तुम्हें हमला करने की दावत दूं। चलो आओ, बेशरम बनकर हमला करो या बाहर जाकर गुस्सा ठंडा कर लो। तुम्हारे जैसा ढीठ मैंने नहीं देखा और मेरी जैसी जिद्दी भी कोई ना होगी। लो संभलो। ये कहते उसने हप हप की आवाज़ निकाली। जिम्नास्टिक के करतब दिखाती हुई मेरे बाएं से दाएं गई, फिर मुझे फ्लाइंग किक मारने के लिए वहां से दौड़ती हुई आई। मैं ख्याल ख्वानी के जरिया सारी हरकतों को समझ रहा था और ऐन वक्त पर अपना बचाव कर सकता था, मगर इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई। एक तमाशा हुआ। रोमाना फ्लाइंग किक मारने के लिए उछलना ही चाहती थी, मगर चीख मारकर एकदम से पीछे हट गई। सामी ने घुराकर हमला किया था। उछलकर रोमाना को पंजा मारती हुई दूसरी तरफ कालीन पर पहुंच गई। वहां से फिर वो घुराकर पलट गई। तेवर बता रहे थे कि वो दोबारा हमला करेगी। मैं फौरन ही रोमाना के सामने ढाल बनकर बोला, नहीं सामी, ये रोमाना मेरी दुश्मन नहीं है, ये हमला नहीं, मजाक कर रही थी। सामी तनकर खड़ी हुई थी। मेरी बात सुनकर जरा ढीली पड़ गई। शाबाश, तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरी आगोश में आ जाओ। वो चलकर मेरे बाजू में पहुंच गई। मैंने बड़ी मोहब्बत और अकीदत से उसे प्यार किया। रोमाना उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उसने बड़ी फुर्ती से पंजे के वार को बायां हाथ बढ़ाकर रोक लिया, वरना सामी उसके हसीन चेहरे पर खराशें डाल देती। वो हैरानी से बोली, ये बिल्ली है या तुम्हारी टेलीपैथी की कोई ईजाद? मैंने कहा, टेलीपैथी जानवरों के दिमाग तक नहीं पहुंचती, ना ही ये बायोनिक किस्म की कोई चीज़ है। ये खालिस बिल्ली है। मगर ये तुम्हारी बॉडीगार्ड कैसे बन गई, यह खुदा ही जानता है। मैंने उसके मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे यूं लगता है जैसे मेरा इसका जन्म जन्म का साथ है। तुम्हें यह सुनकर हैरानी होगी कि ये मेरी किसी महबूबा को मेरे करीब बर्दाश्त नहीं करती। मैंने सामी को आईने के पास बिठाया, फिर अलमारी से लिबास निकालकर पहनने लगा। इस दौरान मैं रोमाना को बताता रहा कि बहुत अरसे पहले सामी नाम की एक हसीन लड़की मेरी जिंदगी में आई थी। उसके साथ काले जादू का कुछ चक्कर था। उसकी रूह किसी के भी जिस्म में दाखिल हो जाती थी। वो अक्सर एक बिल्ली के रूप में रही, फिर वो मुझसे बिछड़ गई। मैं नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर चुकी है, मगर ये बिल्ली बिल्कुल वैसी ही हरकतें करती है, उसी की तरह मेरी बातें समझती है और वैसी ही दीवानगी से मुझे चाहती है। रोमाना सर हिलाकर बोली, उसकी दीवानगी और जानिसारी देख चुकी हूँ। तुम्हारी हिफाजत के लिए कैसे मुझ पर हमला किया था? उफ, बड़ी खतरनाक है। सामी ने घुराकर उसे देखा। मैंने कहा, नहीं सामी, बुरी बात है। रोमाना से दोस्ती करो, ये मेरी जान है। इसे नुकसान पहुंचाओगी तो मुझे दुख होगा। वो रोमाना की तरफ से मुंह फेर कर बैठ गई। रोमाना हंसते हुए बोली, ओ गॉड, कितनी प्यारी अदाएं हैं। कोई बिल्ला देखेगा तो 1000 जान से आशिक हो जाएगा। मैंने एक बेहतरीन सूट पहना, नेकटाई बांधी, जूते पहने, फिर सामी को गोद में लेकर कहा, चलो रोमाना से शेक हैंड करो। रोमाना अपना हाथ बढ़ाती हुई बोली, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। सामी, तुम बहुत प्यारी हो, दोस्ती कर लो। सामी ने उसके हाथ को देखा, फिर अपना एक पंजा बढ़ाकर बड़ी बेनियाजी से मुसाफिया कर लिया। रोमाना ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो। देखो, मैं तुम्हारे फरहाद के सीने से लगती हूँ, तुम मेरे सीने से लग जाओ। उसने दोनों हाथ बढ़ाए। सामी उसके पास चली गई। उसने उसे प्यार किया, फिर सीने से लगाकर मुझसे पूछा, इतने बन संवर कर कहाँ जा रहे हो? तन सिंह और वसंती से मिलने जा रहा हूँ। वह मुस्कुरा कर बोली, वसंती बेहद हसीन लड़की है।
मैंने कहा, मैं एक डाल के एक ही फूल को पसंद करता हूँ और वो है रसवंती। अच्छी आदतें सीख रहे हो। हाँ, रसवंती ने अपनी चाहत की यही शर्त रखी है कि मैं सिर्फ तुम और सोनिया से मिल सकता हूँ। आइंदा किसी नई लड़की से दोस्ती करूंगा तो वो मेरा मुहासबा करेगी। यानी रसवंती का असूल इतना शदीद है कि राह रास्त पर आते जा रहे हो। हाँ, एक तो रसवंती को अपना बनाने की तमन्ना है, दूसरा ये कि कोई ऐसी औरत होना चाहिए जो मुझे गलत रास्ते पर टोक दिया करे। ये सिर्फ रसवंती ही ख्याल ख्वानी के जरिया कर सकती है। हम ख्वाबगाह से बाहर जाने लगे। रुमाना ने कहा, रसवंती तुम्हें कंट्रोल करने में कामयाब रहे तो अच्छा है, मगर मुझे यकीन नहीं आता कि तुम ज़्यादा अरसे तक शराफत से रह सकोगे। मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ख्वाबगाह से बाहर आते ही हम घर के अफराद में घिर गए। मास्टर रूमी दौड़ता हुआ आया, फिर मेरा दाएं हाथ पकड़कर जबरन मुसाफिया करते हुए बोला, हेलो मिस्टर फरहाद अली तैमूर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं किसी से नहीं कहूँगा कि हमारे साथ आप रहते हैं। तानिया के लिए यकीन नहीं दिला सकता, वो पेट की हल्की है। सब लोग हंसने लगे। तानिया बिगड़ कर बोली, तुम खुद पेट के हल्के हो। मैं तो कितनी ही बातें छुपा लेती हूँ, कभी किसी से नहीं कहती। मास्टर रूमी ने जवाब दिया, हाँ, मीठी डिश चुराने वाली बात वाकई छुपा लेती हो। इस बात पर फिर जोरदार कह के बुलंद हुए। शर्लक ने रूमी को गोद में उठा लिया, प्यार करते हुए कहा, तुम बहुत शरीर हो, अपनी बड़ी बहन को तंग ना किया करो। बेनी ने मुझे मकनातीसी अंगूठी देते हुए पूछा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, रसवंती के रिश्तेदारों से मिलने जा रहा हूँ, खाना भी वहीं खाऊंगा। शर्लक, उनकी रिहाइश का कितनी दूर है? शर्लक ने जवाब दिया, यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, तुम कार ले जाओ। सोच के जरिए मुझसे रहनुमाई हासिल करते रहना। नहीं, मैं ख्याल ख्वानी से परहेज करना चाहता हूँ, तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो, फिर 2 घंटे बाद किसी ड्राइवर को भेज देना। शर्लक ने कहा, मैंने मिस्टर तनसिंह और उनकी साहबजादी के लिए वहां एक एयर कंडीशनड कार खड़ी कर दी है, उसका ड्राइवर तुम्हें यहाँ वापस पहुंचा देगा। अभी मेरे साथ चलो। तानिया ने कहा, ठहरिए मिस्टर फरहाद, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। मैंने घड़ी देखकर कहा, हाँ, थोड़ा सा वक्त है, बोलो। वो बोली, सबके सामने नहीं, ये राज की बात है। मैंने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की, फिर चंद सेकंड के बाद आंखें खोलकर हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे वो राज की बात मालूम हो गई है। सब लोग मुझे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। तानिया हैरानी से बोली, अरे मुझे पता ही नहीं चला, और आपने टेलीपैथी के जरिए मालूम कर लिया कि मैं टेलीपैथी सीखना चाहती हूँ। ये कहते कहते उसने अपनी जुबान दांतों तले दाब ली। उसे अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि वो राज की बात खुद ही उगल रही है। मम्मी ने कहा, अच्छा, तुम टेलीपैथी सीखना चाहती हो? मैंने हंसते हुए कहा, ये रूमी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए फरहाद बनना चाहती है। सब लोगों ने इतनी जोर का कहका लगाया कि तानिया जिद होकर वहां से भाग गई। बेनी ने पूछा, भाई हम भी साथ चले? रोमाना ने कहा, मैं भी बैंकॉक शहर देखना चाहती हूँ। हम तुम्हारे खाने की पार्टी में शरीक नहीं होंगे, तुम्हें वहां छोड़कर जरा तफरी करेंगे। मैंने कहा, अभी बड़े बड़े ममालिक से मुज़ाकरात जारी हैं। मैं और रसवंती उनसे जो शराइत मनवा रही हैं वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। हो सकता है कि वो लोग तुम में से किसी को मेरी कमजोरी बनाना चाहें, लिहाजा तुम सबको फिलहाल इसी कोठी में महदूद रहना चाहिए। बेनी ने परेशान होकर पूछा, भाई शर्लक अभी आपको तनहा छोड़कर वापस आएंगे? मैंने बेनी को तसल्ली दी, जब तक शर्लक यहाँ बखैरियत वापस नहीं आएगा मैं ख्याल ख्वानी के जरिए निगरानी करता रहूंगा। यहाँ तो तुम लोगों की हिफाजत के लिए रोमाना काफ़ी है। खुदा ना खास्ता यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो मुझे इतला मिल जाएगी। फिर मैंने सामी के बदन को सहलाते हुए कहा, मैं एक हिंदू ब्राह्मण के घर जा रहा हूँ। ब्राह्मण अपने घर की दहलीज में किसी जानवर को पसंद नहीं करते। आइंदा मैं कहीं जाऊंगा तो तुम मेरे साथ रहोगी, अभी यहीं रहो। मैंने झुककर उसे प्यार किया। उसने म्याऊं कहकर शायद अलविदा किया। मैं शर्लक के साथ कार में आकर बैठ गया। जब हमारी कार कोठी के अहाते से बाहर निकली तो गूंगे ने सामने आकर रास्ता रोक लिया। वो अजनबी मेहरबान अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला था कि वो पुरस्कार बनकर मुझे एक अहमक दोस्त बना रहा है। मैंने खिड़की के शीशे को नीचे किया। गूंगे ने एक लिफाफा बढ़ा दिया। प्रोफेसर वॉस्कोविच उर्फ अजनबी दोस्त ने लिखा था, फरहाद साहब, एक ज़रूरी इतला दे रहा हूँ। थाईलैंड की हुकूमत को बैंकॉक में आपकी मौजूदगी का इल्म हो गया है। आपकी रिहाइशगाह के आसपास जितनी कोठियाँ हैं वहाँ थाईलैंड के नामवर जासूस आपकी निगरानी के लिए मामूर किए गए हैं। आप इत्मीनान रखें, मेरी नज़र उन सब पर है। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक गटर पीपल्स की तंजीम में $2 लाख पहुंचा दिए हैं। मजीद खिदमात से आगाह करें, आपका बेलौस खादिम। मैंने डैशबोर्ड से कागज़ कलम निकाल कर लिखा, अजनबी दोस्त, तुम वाकई दोस्ती का हक अदा कर रहे हो। मैंने 1 लाख की फरमाइश की थी, तुमने $2 लाख पहुंचा दिए, शुक्रिया। यहाँ के सरकारी जासूसों के मुतल्लिक इतला देकर तुमने साबित कर दिया है कि तुम बेशक व शुबा मेरे खैर ख्वाह हो। जी चाहता है कि मैं भी तुम्हारी किसी काम आऊँ। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बिला तामल बताओ, फ़कत फरहाद। मैंने वो जवाबी खत गूंगे को दिया। शर्लक ने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा, अजीब मस्करा दोस्त है, उसकी दोस्ती समझ में नहीं आती, रफ्ता रफ्ता समझ में आ जाएगी। मैंने शर्लक को ये नहीं बताया कि मैं उस अजनबी दोस्त के दिमाग तक पहुंच चुका हूं। किसी को अपना हर राज बताना जरूरी नहीं होता। मैंने रोमाना को मुखातिब किया, सुनो रोमाना, इस कोठी के आसपास कोठियों से कुछ लोग हमारी निगरानी कर रही हैं। ये बात बेनी और मम्मी वगैरह को ना बताना, तुम एहतियातन मेरी वापसी तक जागती रहना। फिर मैंने शर्लक से कहा, घर वालों को ये ना बताना कि जासूस हमारी निगरानी कर रही हैं, औरतें और बच्चे ख्वामखा परेशान हो जाएंगे।
शर्लक ने वादा किया कि इस सिलसिले में अपनी जुबान बंद रखेगा। मैंने रसवंती को मुखातिब किया। वो बोली, मैं तुम्हारे ही पास हूँ, 10 बजने वाले हैं, तुम ठीक वक्त पर वहां पहुंचोगे, पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैंने कहा, रसवंती, इस वक्त मैं ख्याल ख्वानी से जरा परहेज करना चाहता हूँ। तुम्हें याद होगा कि हमने बैंकॉक में हिंदुस्तानी सफीर के दिमाग के जरिए थाईलैंड के आला हुक्काम की सोचें पढ़ी और रिकॉर्ड की थी। तुम वो टेप सुनकर दोबारा उनके दिमागों को टटोलना शुरू करो। ये मालूम होना चाहिए कि वो लोग हमारी लाइल्मी में हमारे अतराफ किस तरह का जाल बिछा रही हैं। ठीक है, तुम आराम से पिताजी के पास पहुंचो, मैं मालूमात हासिल कर रही हूँ। मुझे इत्मीनान हो गया। मैं सीट की पुश्त पर टेक लगाकर आराम से बैठ गया। बैंकॉक रात को भी जागता है। रंग बिरंगी रोशनियों में खूबसूरत इमारतें और ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। शर्लक मुझे बता रहा था कि हम शहर के किस हिस्से से गुजर रही हैं। कार तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई समंदर के साहिली इलाके पर आ गई। अचानक हमें पता चला कि हमारे पीछे 2 गाड़ियां साए की तरह लगी हैं और आगे 2 गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार सुस्त करती हुई हमें अपनी गाड़ी को रोकने पर मजबूर कर रही हैं। शर्लक ने कार को रोकते हुए कहा, यह क्या मुसीबत है? मैंने आगे पीछे देखते हुए कहा, यह मुसीबत 4 गाड़ियों में आई है। तुम खामोश बैठे रहो, देखते हैं किसका जलवा नजर आता है। चंद लम्हे बाद ही अंकल डेविड का जलवा नजर आया। वो जूलिया का मामू था। उसके मामू और उसके बाप मिस्टर जॉन ने किराए के कातिल के जरिया तानी और मास्टर रूमी को ट्रेन में हलाक कराने की कोशिश की। फिर इत्मीनान से शर्लक के कजन माइक को हलाक करना चाहा। अब वही अंकल डेविड शर्लक को घेर चुका था। डेविड अगली कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया, फिर इत्मीनान से चलते हुए हमारी कार तक पहुंच गया। उस वक्त तक मैं उसकी सोच के जरिए मालूम कर चुका था कि जूलिया और उसका बाप भी कार में मौजूद हैं। उनके अलावा 4 गाड़ियों में किराए के बदमाश रिवॉल्वर लिए बैठे हैं। डेविड को यकीन था कि शर्लक इस मुहासरे से नहीं निकल सकेगा। वो बड़ी सफाकी से बोला, शर्लक, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी गाड़ी छोड़कर चुपचाप मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ। और ये दूसरा शख्स कौन है? शर्लक ने कहा, यह मेरा एक दोस्त है। अच्छा, शायद ये तुम्हारी सौतेली माँ और भाई बहनों का दोस्त है, ये भी हमारे साथ चलेगा? शर्लक ने पूछा, आखिर बात क्या है? अनजान ना बनो, तुमने अपनी सौतेली माँ और बच्चों को पनाह दी है। काले जादू के जरिए तुमने जूलिया को मजबूर किया कि वो तुम्हारे हकूक से दस्तबरदार हो जाए। अब हम मालूम करेंगे कि वो काला जादूगर कौन है। मैंने कहा, मैं हूं वो जादूगर, और मैं अब भी जादू के जरिए बता सकता हूं कि इन 4 गाड़ियों में किराए के कातिल रिवॉल्वर लिए बैठे हैं। हम भागना चाहेंगे तो हमें गोली मार दी जाएगी। और जिस कार से तुम निकल कर आए हो उसमें जूलिया अपने बाप के साथ बैठी हुई है। वह हैरानी से सुन रहा था। मैंने कार की अंदरूनी लाइट ऑन कर दी। रोशनी में मेरी सूरत देखते उसके जहन को झटका सा लगा। उसकी सोच ने हैरत से कहा, फरहाद और यहाँ शर्लक के साथ? नहीं, आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा, शैतान के बच्चे, अभी तुम्हें यकीन आ जाएगा। मैं चाहता था कि तुम लोगों को इबरतनाक सबक सिखाकर जिंदा रहने दूं, मगर तुम्हारी जिंदगी मेरी बहन का सुहाग उजाड़ देगी। वह फौरन ही जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकालना चाहता था, मगर मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। उसने रिवॉल्वर निकालकर शर्लक के हवाले कर दिया। फिर वो तेजी से चलता हुआ पिछली गाड़ियों की तरफ गया। एक शख्स को मुखातिब करते हुए बोला, शर्लक से सुलह हो गई है, तुम लोग वापस चले जाओ। वो जो मैंने पेशगी रकम दी थी उसे मैं वापस नहीं लूंगा, अब जाओ। किराए के कातिलों को भला क्या एतराज हो सकता था। वो दोनों गाड़ियां वापस चली गईं। फिर अंकल डेविड अगली गाड़ियों की तरफ गया। थोड़ी देर बाद वहां से भी एक गाड़ी रुखसत हो गई। आखिरी गाड़ी में जूलिया अपने बाप के साथ बैठी थी। वो दोनों बाहर आ गए। जूलिया ने डेविड से पूछा, अंकल क्या बात है, आपने उन सबको रुखसत क्यों कर दिया? डेविड ने कहा, मेरे साथ जरा पैदल चलो, मैं बताता हूँ। वो तीनों समुंदर की तरफ जाने लगे। डेविड ने कहा, हम शर्लक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनके साथ फरहाद अली तैमूर बैठा हुआ है। वह दोनों बाप बेटी ठिठक गए। मिस्टर जॉन ने बेयकीनी से कहा, फरहाद नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकता है? डेविड ने कहा, चलते रहो, अभी यकीन आ जाएगा। जूलिया वहां कोठी में जो कुछ होता रहा, हम उसे काला जादू समझते रहे, मगर वो फरहाद की टेलीपैथी का कारनामा था। जूलिया ने कहा, मैं उससे मिलूंगी, हर कीमत पर अपना दोस्त बनाऊंगी। बना लेना, पहले उसकी टेलीपैथी का तमाशा देख लो। समुद्र की लहरें अब उनके कदमों को छू रही थीं। डेविड ने कहा, हम बहुत रोज एक साथ हरामी जिंदगी गुजारते रहे, अब मैं हराम मौत मरने जा रहा हूँ। देखो मैं किस तरह दौड़ लगाता हूँ। वह दौड़ते हुए समुद्र की बतदरीज गहराई की तरफ जाने लगा। जूलिया और उसका बाप चीख चीख कर उसे बुलाने लगे, मगर वह मौत के बुलावे की तरफ दौड़ता रहा। आती हुई लहरों ने उसे रोकना चाहा, जाती हुई लहरों ने उसे समुद्र की तरफ उछाल दिया। वह डूब रहा था, उसका दम घुट रहा था। आंखों के सामने दुनिया तारीक हो चुकी थी। मैं उसके दिमाग से निकल गया, क्योंकि दिमाग भी तारीकी में डूब चुका था। अब मैं जूलिया के बाप मिस्टर जॉन के दिमाग में था। दोनों बाप बेटी वावेला कर रहे थे। वहां कुछ लोग जमा हो गए। मैंने मिस्टर जॉन के दिमाग को अपने कब्जे में लिया तो वो कहने लगा, बेटी हम बहुत जलील और कमीने हैं। हमने कितने ही बेगुनाहों को जान से मार डालना चाहा, मगर तकदीर हमें जूते मारती रही। जूलिया हैरानी से बोली, डैडी ये आप इतने लोगों के सामने कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं? नहीं बेटी, इंसान जिंदगी के आखिरी लम्हों में बेतुकी नहीं सच बातें करता है। तुम भी एतराफ़ करो कि तुम्हारे ही लिए कत्ल के मंसूबे बनाए गए और उन मंसूबों में तुम बराबर की शरीक हो। जूलिया घबराकर लोगों को देख रही थी। जॉन ने झुककर बेटी के कान में आहिस्तगी से कहा, फरहाद अली तैमूर का हुक्म है कि डेविड के बाद मैं खुदकुशी करूं। मैं जा रहा हूं, तुम अपनी बारी का इंतजार करो।
ये कहते ही वो समुंदर की तरफ भागने लगा। जूलिया ने चीख कर कहा, पकड़ो, मेरे डैडी को पकड़ो, ये पागल हो गए हैं। दो जवान पकड़ने के लिए दौड़े, मगर जॉन बहुत आगे निकल चुका था, आगे मौत की पस्ती की तरफ जा चुका था। जूलिया एकदम से छाती पीटकर अपने बाल नोचने लगी, हसियानी अंदाज में चीखने लगी। उसने अपने मामू और बाप को अपनी आंखों के सामने डूबते देखा था। मौत के नज़ारे उसके दिमाग में जलजले के झटके पैदा कर रहे थे। वह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी, अपने कपड़े फाड़ती हुई चीखती हुई साहली सड़क की जानिब भागती आ रही थी। कुछ लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे। शर्लक ने दूर से उसे देखते हुए हैरानी से पूछा, अरे ये जूलिया को क्या हो गया? फरहाद, वो देखो, उसके कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, वो पागलों की तरह चीख रही है। मैंने सर्द लहजे में कहा। जूलिया के दो मजबूत बाजू डेविड और जॉन उसकी आंखों के सामने समुंदर में डूब गए हैं, मौत के समुंदर में। शर्लक कांप गया, सहमे हुए अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ, मुझे देर हो रही है। उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। वह सोच रहा था, मुझे फरहाद से डर लग रहा है, मुझे डरना नहीं चाहिए, ये तो मेरा दोस्त है। मेरी बीवी को बहन कहता है, मुझे नहीं डरना चाहिए। मैंने कहा, शर्लक, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? मेरे दोस्त तुम और बेनी मुझे जान से ज्यादा अजीज हैं। वह झींप कर जबरन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ठीक है, मगर पता नहीं क्यों तुमसे खौफ महसूस हो रहा है, इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक बुद्ध मजहब से है। तुम्हारे मजहब में एक चूंटी को मारना भी पाप है। हमारे मजहब में भी चूंटी को उस वक्त तक नहीं मारते जब तक कि वो काटती नहीं, लेकिन सांप को डसने से पहले मार देते हैं। ये दानिशमंदी है। तुम मुझे दरिंदा समझ रही हो, मगर ये सोचो कि मैंने दुश्मनों को कितनी ढील दी। उन्होंने ट्रेन पर मम्मी पर कातिलाना हमला किया, तुम्हारे कजन माइक को भी कत्ल करना चाहा, और आज वो तुम्हें मार डालना चाहते थे। आज मैंने समझ लिया कि इन सांपों को कुचला ना गया तो ये मेरी बहन के सुहाग को डस लेंगे। ठीक है, तुमने ठीक ही किया। तुम दिल से नहीं कह रहे हो, तुम दुश्मनों को मुआफ कर देने के आदी हो। तुम्हें अपने रिश्तेदारों के मरने का दुख है। ये तुम्हारी बदकिस्मती है शर्लक कि मैं बेनी का भाई बन गया। ये बात अच्छी तरह याद रखना कि जो मेरी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, ख्वाह वो तुम्हारा कितना ही अजीज क्यों ना हो। वो बोला, बेनी मुझे सारे रिश्तेदारों से ज्यादा अजीज है। अंकल जॉन और डेविड चूंकि रिश्तेदार थे इसलिए उनकी मौत का दुख एक फितरी अमर है। मुझे यह सोचकर तस्कीन हो जाएगी कि बुरे का अंजाम बुरा होता है। कार उस कोठी के सामने रुक गई जहां तन सिंह और वसंती का कैंप था। मैंने कार से उतरते हुए कहा, पुरसुकून रहने की कोशिश करो। जब तक तुम बेनी के पास नहीं पहुंचोगे मैं तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहूंगा। अब जाओ। वो चला गया। मैं मुसलसल उसके दिमाग में नहीं रह सकता था, लेकिन शर्लक से ऐसा इसलिए कहा कि वो मेरी मौजूदगी के एहसास से मनफी सोच को दिमाग में जगह न दे। कोठी के अहाते वाले गेट पर दरबान था। मैंने तन सिंह से दिमागी राब्ता कायम किया। पहले तो उस बूढ़े ने सांस रोक ली, फिर पूछा, कौन बेटी रसवंती हो? मैंने कहा, आपका बेटा फरहाद हूँ, 25 मिनट लेट हो गया। आप दरबान से कह दें कि मुझे अंदर आने की इजाज़त दे। वो खुश होकर बोला, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं तुम्हारे स्वागत के लिए वसंती को भेज रहा हूँ। मैंने वसंती के दिमाग में झांक कर देखा, वो आ रही थी। कमरे से निकलकर कोठी के बरामदे से गुजर रही थी, फिर बागीचे की रविश पर चलती आ रही थी। उसके बाद गेट के दूसरी तरफ से उसकी रस भरी आवाज़ सुनाई दी, दरबान, दरवाज़ा खोलो, हमारे मेहमान आए हैं। आहनी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई, फिर उसके दोनों पट खुलने लगे। इसके साथ ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे सामने रसवंती खड़ी हुई थी। रसवंती मेरे सामने, यकीन नहीं आ रहा था। मैं पलकें झपकना भूल गया, मगर रसवंती तो बर्मा के शहर रंगून में थी। तब मुझे याद आया कि रसवंती और वसंती हम शक्ल बहनें हैं। दोनों 5 मिनट के वक्फा से पैदा हुई थी। रसवंती अपनी बहन वसंती से 5 मिनट बड़ी थी। मैंने रसवंती को अच्छी तरह देखा था। अब वसंती को देखकर कह सकता था कि दोनों की सूरत और कद्दो कामत में जरा भी फर्क नहीं। वसंती सियाह बॉर्डर वाली नारंगी रंग की साड़ी पहने हुए थी। साड़ी पहनने के अंदाज में ऐसी दिलकशी थी कि नजरें दिलकशी पर जमकर रह जाना चाहती थीं। सियाह ब्लाउज में बदन की गोरी रंगत चांदनी की तरह चिटक रही थी। काजल के बीच आंखों के कमल खिले हुए थे। वो मुझे देख रही थी। चेहरे के उजले रंग में गुलाबियत थी। साड़ी के नारंगी रंग का अक्स चेहरे पर और गजब ढा रहा था। स्याह बालों का जूड़ा बांधने का अंदाज भी खूब था। जूड़े के तरफ फूलों की खुशबू लुटा रही थी। माथे के बीच सुनहरी बिंदियां चमक रही थी। मैंने पूछा, तुम वसंती हो? वो कहीं खो गई थी। एकदम से चौंक कर जरा झिझक गई, फिर दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, नमस्ते, आइए पिधारिये। मैं आगे बढ़ गया। वो मेरे साथ चलती हुई बोली, दीदी आपकी बड़ी तारीफें करती हैं। मुझे यूं लग रहा था जैसे रसवंती मेरे साथ चल रही हो और मैं उसकी रस भरी आवाज़ सुन रहा हूं। दोनों बहनों की चाल भी एक जैसी थी। चलते वक्त शाखे गुल की तरह हौले हौले लचकती थीं। इस लचक में कोई बनावट न थी, कुदरत का दिया था। मैंने कहा, तुम्हारी दीदी बस यूं ही तारीफें करती थी। तुम खुद देख रही हो मैं आम आदमी जैसा हूं। जाने भी दें, मेरी आंखें देख रही हैं, आप सबसे अलग हैं। मैं आपकी तारीफ सुनकर सोचती थी कि आप ऐसे होंगे, आप वैसे होंगे, मगर आप तो ऐसे वैसे से कुछ वैसे निकले, यानी बहुत सुंदर हैं।
मैं आपको देखती ही रह गई। अब मैं क्या कहूँ, जाने भी दें। उसका तकिया कलाम था, जाने भी दें। हम कोठी के बरामदे से गुजरकर कमरे में पहुंचे। तन सिंह मुझे देखते ही शफकत से मुस्कुराया। मैंने एक हिंदू के अंदाज में दोनों हाथ जोड़े और एक मुसलमान के अंदाज में आदाब कहा। उसने मेरे शाने को थपकते हुए कहा, खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आओ बेटे बैठो। वसंती ने कहा, जाने भी दें, मुझे भूख लग रही है और आप उन्हें बिठा रही हैं। तन सिंह ने हंसते हुए कहा, मेरी बेटी 8 बजे खाना खाती है और 10 बजे तक सो जाती है। आज तुम्हारे कारण 10:30 बजे तक भूखी बैठी है। पिताजी, बैठी कहाँ हूँ, खड़ी हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। मुझसे पहली मुलाकात की पहली सजा मिल रही है। चलो पहले खाएंगे, बातें तो होती ही रहती हैं। वह मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चली गई। तन सिंह ने ड्राइंग रूम की जानिब मेरी रहनुमाई करते हुए पूछा, बड़ी देर से रसवंती ने बात नहीं की, कहाँ रह गई वो? मैं अभी मालूम करता हूँ। मैंने रसवंती से राब्ता कायम किया। वो टेप रिकॉर्डर के सामने बैठी कुछ नई आवाज़ें और लहजे रिकॉर्ड कर रही थी। उसने कहा, पिताजी से कह दो मैं ज़रा देर बाद बातें करूंगी। मैंने तन सिंह से कह दिया। हम खाने की मेज़ के अतराफ बैठ गए। मैंने पूछा, मैं भी आपको पिताजी कहूँ? हाँ बेटे, मुझे खुशी होगी। मैंने कहा, पिताजी इस उम्र में आपकी सेहत काबिल रश्क है। वो मुस्कुरा कर बोले, ये योगा में महारत हासिल करने का इनाम है। अपनी जवानी में मैंने अपने शागिर्दों के सामने कई बार घंटों सांस रोकने का मुजाहरा किया। अब बुढ़ापे में बामुश्किल आधे घंटे सांस रोक सकता हूँ। इतनी देर सांस रोकने के दौरान कैसा लगता है? उन्होंने कहा, सांस रोकने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि सांस अंदर खींचकर रोक ली जाए, उसके बाद न दूसरी सांस ली जाए और न अंदर से सांस के जखीरों को छोड़ा जाए। यह आसान तरीका है। रसवंती ऐसा ही करती है। दूसरा तरीका बहुत मुश्किल है। तमाम सांस बाहर छोड़कर फेफड़ों को सांस से महरूम कर दिया जाता है। एक ज़रा सी हवा भी जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होती। बस यूं लगता है कि रूह अपने जिस्म से परवाज कर चुकी है। मुझे अचानक सामी याद आ गई। मैंने कहा, रसवंती ने मुझे बताया है कि आप सांस रोकने के बाद इस कायनात में किसी भटकती हुई रूह को देख सकती हैं। हाँ, एक बार मैंने नूर का हाला देखा था। मेरे गुरु ने बताया कि वो किसी की आत्मा है। सुना है आप जैसे योगा के माहिर रूह की 1000 आंखों से इस कायनात को देखती हैं। क्या उस वक्त हम इंसानों को भी देखते हैं? हाँ, जब कायनात का जर्रा जर्रा देखते हैं तो इंसानों को भी देखते हैं। क्या इंसान के अंदर देख सकती हैं? मेरा मतलब है इंसान के बातन को, ज़मीर को या रूह को देखना मुमकिन है। मुमकिन है। जिस तरह तुम टेलीपैथी के जरिए इंसानी दिमाग को पढ़ लेते हो, इसी तरह मैं किसी के बातन में झांक कर देख लिया करता हूँ। मैंने खुश होकर कहा, मेरे पास एक बिल्ली है। जानवर इशारों की ज़ुबान समझती हैं, मगर वो उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान समझ लेती है। जो ज़ुबान से कहता हूँ उसी के मुताबिक अमल करती है। ताज्जुब है। पिताजी ने दिलचस्पी से पूछा, उसकी कोई गैर मामूली हरकत बताओ। एक बार मैं लिबास बदल रहा था, वो मुंह फेर कर बैठ गई। एक बार मैंने कहा कि वो बच्चों के साथ रहे, उनका दिल बहलाए, बाद में मेरे पास आ जाए। वह थोड़ी देर बाद रोशनदान के रास्ते से मेरे कमरे में आ गई। जब मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहता हूँ तो वो म्याऊं की आवाज़ तक पैदा नहीं करती, खामोश बैठी रहती है। पिताजी संजीदगी से सुन रहे थे। इतने में वसंती खानों की ट्रॉली धकेलती हुई आई। आते ही बोली, खाने में 5 मिनट लगते हैं, पकाने में 5 घंटे लग जाते हैं। खाने वालों को पकाने वाले की मेहनत और लगन का अंदाज़ा उस समय होता है जब खाना मज़ेदार हो। जाने भी दें फरहाद जी, आप ही चक्कर बताएं, कहीं मेरी मेहनत अकारत तो नहीं गई। हिंदुस्तानी खाना था। पहले उसने पीतल की थाली रखी, फिर उस थाली पर खाने की चीज़ें परोसने लगी। वो लोग खालिस ब्राह्मण थे, गोश्त नहीं खाते थे। मुख्तलिफ सब्जियों की भाजी थी, सरसों का साग, भात और गर्मा गर्म पूरियाँ, आम का अचार और कुरमुरे पापड़ थे। पिताजी ने खाने से पहले हाथ जोड़कर आंखें बंद की, ज़ेरे लब कुछ पढ़ा, फिर मुझसे कहा, शुरू करो बेटे। मैंने बिस्मिल्लाह कहकर एक लुकमा मुंह में रखा। वाह, मज़ा आ गया। एक तो एक अरसे बाद मशरकी पकवान मुंह को लगा था। फिर वसंती के हाथों में गज़ब की पकवानी सलाहियतें थीं। मैंने कहा, वसंती बहुत खूब, ऐसा लजीज खाना मैं पहली बार खा रहा हूँ। वो खुशी से खिल गई। जाने भी दें, आप नगर नगर की सैर करते हैं, नगर नगर के खाने खाते हैं, बस यूं ही मेरा दिल रखने के लिए तारीफ़ कर रही हैं। तुम तारीफ़ की मुस्तहिक हो। देख लेना अभी कैसे पेट भर कर खाऊंगा। वो जाते हुए बोली, बस तो फिर खाते रहना, मैं गरम गरम पूरियाँ छान कर ला रही हूँ। वो चली गई। पिताजी ने हंसते हुए कहा, तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। तुम्हारे दोस्त शर्लक ने हिंदू बावर्ची को यहाँ रखा है। मगर वसंती ने कहा, मैं फरहाद जी को अपने हाथों का खाना खिलाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए मौजू बदल कर पूछा, उस बिल्ली के बारे में आपकी क्या राय है? वो लुकमा चबाते हुए सोचने लगे। फिर कहा, हम आवागोन के नज़रिए को मानते हैं कि आदमी मरने के बाद आदमी या जानवर के रूप में दोबारा जन्म लेता है। उस बिल्ली की हरकतें मुझे यही सोचने पर मजबूर कर रही हैं। उसे मेरे पास लाओ, मैं देखूंगा। मैंने सामी का जिक्र किया, काले जादू का अमल करने वाली छम्या का भी जिक्र किया। ये बताया कि सामी अक्सर बिल्ली के रूप में रहकर अपना पैदाइशी जिस्म हासिल करने की कोशिश करती रहती थी। पिताजी ने कहा, मुसलमान उलमा, हिंदू पंडित या किसी मजहब के दानिश्वर लोग काले जादू को पाप समझते हैं। हमारा कीदा है कि हम ईमान की कुव्वत से काले जादू को नाकाम बना सकते हैं। अगर उस बिल्ली पर काले जादू का असर है तो भगवान मुझे शक्ति दे, मैं सामी की आत्मा को बिल्ली के शरीर से आज़ाद करा दूंगा। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने सोचा, अगर वो मेरी सामी होगी तो अब काले जादू के असर से निजात पालेगी।
अगर महज किसी की तरबियत याफ्ता बिल्ली होगी तो फिर मेरे लिए महज एक वफादार बिल्ली ही होगी। इस तरह जहन से एक बोझ उतर जाएगा। वसंती फिर गरम गरम पूरियां लेकर आ गई। मैंने कहा ये काफ़ी हैं, अब तुम भी खाने में साथ दो। वह हंसते हुए बोली, सॉरी, मैं भूखी नहीं रह सकती थी, इसलिए पकाने के दौरान खाती रही, मेरा पेट भर गया है। पिताजी ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें फरहाद के साथ खाना चाहिए था। पिताजी, मैंने भूख की हालत में सोचा कि पहले खाने की गलती कर लूं, फिर मुआफ़ी मांग लूंगी। फरहाद जी जाने भी दें, मुआफ़ कर दें। मैंने हंसते हुए कहा, तुमसे एक रिश्वत लेना है, इसलिए मुआफ़ करता हूँ। कैसी रिश्वत? वह मुस्कुराते हुए सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसकी आंखों में बड़ी चमक थी, यूं लगता था जैसे तन मन से देख रही हो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे ये 2 हाथ बहुत पसंद आए हैं, इसलिए तुम जब तक यहाँ रहोगी मैं एक वक्त का खाना यहाँ आकर खाया करूँगा। उसने खुशी से ताली बजाने के अंदाज में दोनों हाथ मिलाए, झूम कर बोली, मेरी मेहनत सफल हुई। मैं तो रोज़ नए नए खाने खिलाऊंगी। पता नहीं यहाँ कौन कौन सी हिंदुस्तानी सब्जियाँ मिलती हैं। आप करेला खाते हैं? बहुत कड़वा होता है, जाने भी दें, कल मैं कुछ और पकाऊंगी। पिताजी ने कहा, फरहाद, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारा ठिकाना कहाँ होगा, हम कब तक यहाँ रहेंगे। मैंने कहा, मैं और बसंती कोशिश कर रही हैं कि हमारा एक अलग मखसूस इलाका हो, वहाँ हम सब साथ रहेंगे। जाने भी दें, बड़ा मज़ा आएगा। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आप हमारे साथ रहें। बेटी, ज़रा कम बोला करो, मुझे भी बातें करने दो। ये कहते ही पिताजी चुप हो गए, कुछ सुनने लगे। मैंने उनके दिमाग में झांक कर देखा। रसवंती बोल रही थी, फिर वो अपने बाप के दिमाग में मेरी सोच की लहर को महसूस करते ही बोली, फरहाद, मुझे देर हो गई। एक तो मुझे भी भूख लग रही थी, दूसरा मरियम से अंग्रेजी बोलती रही। अब मुझे छुट्टी मिली है, बहरहाल अब काम की बातें सुनो। उसकी बात अधूरी रह गई। वसंती बोल पड़ी, पिताजी, फरहाद जी। आप दोनों एकदम से चुप हो गए, दीदी आ गई हैं। पिताजी ने कहा, हाँ, तुम बर्तन उठा कर ले जाओ, हमें बातें करने दो, फिर दीदी तुमसे भी बातें करेगी। वो मेज़ पर से बर्तन उठाने लगी। रसवंती ने कहा, मैं बैंकॉक में हिंदुस्तानी सफ़ीर के पास गई। वो अपनी रिहाइशगाह से बाहर नहीं निकलता। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा कि वो थाईलैंड के हुकाम से किसी तरह राब्ता कायम करके बातें करे। उसने जवाब दिया कि भारत की सरकार ने सख्ती से हुक्म दिया है कि रसवंती और फरहाद से जब तक मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हो, सफ़ीर को किसी से राब्ता कायम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, हाँ, वो सब मोहतात हैं कि हम एक के ज़रिए दूसरे के दिमाग तक ना पहुँच जाएं, मगर हम तो पहले उस सफ़ीर की लाइल्मी में थाईलैंड के हुक्काम के दिमागों तक पहुँच गए थे। तुम्हारे पास टेप में उनका रिकॉर्ड मौजूद है। वो बोली, मुझे मालूम है, मगर वो लोग ऐसी रवानी से अंग्रेज़ी बोलते हैं कि मैं उनके लहजों की नकल नहीं कर सकती, और तुम ख्याल ख्वानी से कतरा रहे थे, इसलिए मैंने सफ़ीर को मजबूर किया ताकि वो अंग्रेज़ी बोलने वालों से बातें करे और मैं उसके लाशोर में उन बातों का हिंदी तर्जुमा सुन सकूं। अच्छा, तो तुमने उनकी बातें सुनी? हाँ, सफ़ीर वहाँ के एक हुकाम से बराह रास्त मुलाकात करने गया। वहाँ जो बातें हुई उनका खुलासा ये है कि जिस कोठी में तुम बेनी वगैरह के साथ हो, उसके आसपास कोठियों में बैंकॉक के नामवर जासूस मौजूद हैं। उन्होंने अपने अफसरान को इतला दी है कि तुम शर्लक के साथ एक कोठी में बैठकर उस कोठी से निकले। रास्ते में 4 गाड़ियों ने तुम्हारी कार को घेर लिया, क्या दुरुस्त है? मैंने कहा, हाँ, वो शर्लक के दुश्मन थे। मैंने एक दुश्मन को ट्रैप किया, उसके जरिए 3 गाड़ियों को वापस भेज दिया। 2 दुश्मनों ने समुद्र में खुदकुशी की। तीसरी दुश्मन एक नौजवान लड़की जूलिया है, वो वक्ती तौर पर जहनी तवाजुन खो बैठी है। रसवंती ने कहा, जासूसों ने ठीक यही रिपोर्ट अपने अफसरान तक पहुंचाई है। उन्होंने बताया कि तुम जनूबी साहिली इलाके की एक कोठी में गए हो और शर्लक अपनी कार में वापस चला गया है। मैं समझ गई कि पिताजी और वसंती उसी कोठी में हैं। हाँ, हम अभी इसी कोठी में हैं। तुम ये बताओ कि यहाँ के हुक्काम के क्या अज़ाइम हैं? वो बैंकॉक में तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। एक बड़े मुल्क से अहकामात सादिर हुए हैं कि तन सिंह, वसंती, फरहाद और फरहाद के दूसरे साथियों को किसी किस्म की शिकायत का मौका न दिया जाए। दूर से निगरानी होती रहे और ये मालूम किया जाए कि रसवंती कहाँ रूपोश है। मैंने कहा, अब तमाम बड़े ममालिक के जासूस तुम्हारी तलाश में होंगे। वो चाहेंगे कि आइंदा मुज़ाकरात शुरू होने से पहले तुम भी हमारी तरह उनकी नज़रों में आ जाओ। पिताजी ने कहा, बेटी, तुम्हें बहुत होशियारी से रहना चाहिए। वहाँ रंगून में भी जासूस तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। रसवंती ने कहा, आप इत्मीनान रखें, यहाँ मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। मैं यहाँ एक गूंगी ऐसाई लड़की हूँ। मरियम कभी अपने साथ मकान से बाहर ले जाती है तो मेकअप के जरिए मेरे चेहरे को किसी हद तक तब्दील कर देती है। फिलहाल मैं घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगी। मैंने कहा, रसवंती, तमाम दुश्मन सिर्फ तुम्हारी रूपोशी से सहमे हुए हैं। वो लोग मुझ पर किसी वक्त भी छुपकर हमला कर सकती हैं। इससे पहले कि मैं टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करूं, वो मुझे अचानक मौत की नींद सुला सकती हैं। मगर वो समझते हैं कि इधर वो मुझे हलाक करेंगे, उधर तुम उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान पहुंचाती रहोगी। फरहाद, भगवान न करे कि वो तुम्हें हलाक करें या तुम्हें यरगमाल बनाकर मुझे मजबूर करें। तुम्हारी सलामती के लिए मुझे उनके सामने आना पड़ेगा। रसवंती, कभी दुश्मनों के सामने आने की गलती न करना। वो मुझे हिरासत में रख सकती हैं, अजियतें पहुंचा सकती हैं, लेकिन मुझे कत्ल करने की हमाकत नहीं कर सकते। दुश्मनों की बड़ी बड़ी सियासी, फौजी और इक्तसादी कमजोरियां हमारे इल्म में हैं। तुम टेप सुनकर उन शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। वो बोली, ऐसा वक्त आएगा तो देखा जाएगा। मगर फरहाद, ऐसा वक्त क्यों आए? तुम मेरी तरह रूपोश रहने की कोशिश नहीं कर सकते। हाँ, जब तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा मुझे रूपोश ही रहना चाहिए।
तुम मेरी मसरूफियात देख रही हो, मुझे खुद को छुपाए रखने का मौका नहीं मिला। अब मैं कोई तदबीर सोचता हूँ। वसंती की आवाज़ आई। वो चाय की ट्रे उठाए आ रही थी और रसवंती को मुखातिब कर रही थी। दीदी, अगर तुम मौजूद हो तो टेलीपैथी को जाने भी दो। मैं फरहाद को सब्ज़ पत्ती की चाय पिला रही हूँ। रसवंती ने मुझसे कहा, यह बातूनी लड़की हमें बातें करने नहीं देगी। उसकी जुबान बंद रखने का एक ही तरीका है कि मैं उसके दिमाग में बैठकर तुमसे बातें करूं। दूसरे लम्हे वसंती हंसने लगी। उसकी जुबान से रसवंती बोल रही थी। पिताजी, मैं रसवंती बोल रही हूँ। ये वसंती अब चुप रहेगी। पिताजी हंसते हुए अपनी जगह से उठ गए। बेटी, तुम जानती हो मैं खाने के बाद चाय नहीं पीता, जरा चहलकदमी करता हूँ। मैं अभी बागीचे में टहल कर आ जाऊंगा, तुम लोग बातें करो। वो चले गए। अब मेरे सामने वसंती का वजूद था, लेकिन मैं रसवंती के सामने था। उसने पूछा, फरहाद, तुम पहली बार वसंती को देखकर चौंक गए होगे। हाँ, तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। वसंती मेरे सामने आई तो मैं चंद लम्हों तक यही समझता रहा कि तुम मुझे चौंकाने के लिए आ गई हो। फिर याद आया कि तुम हमशक्ल बहनें हो। तुम दोनों में बस एक ही फर्क है। वो क्या? तकिया कलाम। वसंती बात बात पर जाने भी दें या जाने भी दो कहती है। रसवंती हंसने लगी। मैंने कहा, मुझे अजीब सा लग रहा है, तुम सरापा मेरे सामने हो, मगर मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहूंगा तो वो वसंती का हाथ होगा। वो मुस्कुराकर बोली, बस दूर ही रहना, ये मेरी बहन का शरीर है, इसीलिए तो मैं दूर हूं और तुम देखोगी कि मैं दूर ही रहूंगा। मगर मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। कैसा जुल्म? यही कि अब तुम सोच नगर में अपनी आवाज़ और लहजे से बहला रही थी, आज निगाहों के सामने आकर भी पराई हो। पता नहीं यह फासला कब मिटेगा। मैं तो पूजा के वक्त भगवान से यही विनती करती हूँ कि हम सब बिछड़े हुए मिल जाएं। मेरा दिल कहता है कि हम एक मखसूस इलाका हासिल कर लेंगे। जब तक हमारे मिलने की सूरत पैदा ना हो, वादा करो कि कभी वसंती के दिमाग में आकर मिलती रहोगी। इस वक्त मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। दिल को इत्मीनान है कि दूर ही दूर से तुम्हें पा रहा हूँ। वह मुस्कुराने और शर्माने लगी। मेरे सामने शायराना हुस्न और उसकी नज़ाकत और उसकी हया थी। लोग शायरी को लफ्ज़ों से समझते हैं, मैं शायरी को हुस्न अदा के जलवों की मेहरबानी से देख रहा था। वह सर झुकाकर बोली, तुम्हारी सोच बड़ी शायराना है। मैं सुनती रहूंगी तो बेकुली बढ़ती रहेगी। मैं जा रही हूँ। ठहरो, थोड़ी देर तो खुश हो लेने दो। नहीं फरहाद, ये दिल बहलाने का मौका नहीं, पहले खुद को रूपोश रखने की तदबीर करो। वो चली गई। उसके जाने का इल्म यूं हुआ कि दूसरे ही लम्हे वसंती बोलने लगी, जाने भी दें, ये मेरी चाय की प्याली खाली कैसे हो गई? मैंने मुस्कुराकर कहा, और कैसे होगी, तुम अभी मेरे सामने चाय पी रही थी। वो होंठों पर जुबान फेरती हुई बोली, हाँ, मुंह तो मीठा मीठा लग रहा है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ये चाय कब। वो एकदम से चौंक कर बोली, हाँ दीदी। हाँ दीदी, जाने भी दें, मैं समझ गई। दीदी मेरे दिमाग में आकर आपसे बातें कर रही थी, है ना यही बात? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, हम ज़रूरी बातें कर रहे थे, इसलिए तुम्हारे बोलने पर पाबंदी लगाई गई थी। ये तो अच्छी बात नहीं, मैं दीदी से झगड़ा करूंगी। वाह, क्या वो आपके दिमाग में रहकर बातें नहीं कर सकती थी? मैं अच्छी नहीं लगती हूँ तो जाने भी दें, चली जाती हूँ। वो उठने लगी। मैंने कहा, अरे नहीं बैठो, तुम तो बहुत अच्छी हो, नाराज़ होकर ना जाओ, मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। मैं प्यालियाँ उठाकर ले जा रही हूँ, आप जाने भी दें। वो चाय की प्यालियाँ समेटकर किचन की तरफ चली गई। मैंने रुमाना के पास पहुंचकर देखा, वो सब वहाँ बखैरियत थे। मैंने रसवंती को मुखातिब करते हुए कहा, यहाँ बैंकॉक में हिंदुस्तानी सफारत खाने का जो अमला है, वहाँ किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करना चाहिए जो मेरे कद्दो कामत का हो, मैं उसके रूप में छुप कर रह सकता हूँ। रसवंती ने कहा, वहाँ 4 शख्स तुम्हारी तरह कद्देआवर हैं, आओ हम बारी बारी एक एक शख्स को ट्रैप करें। वो टेप रिकॉर्डर के पास गई। फिर उसने एक टेप रील को उसमें सेट करने के बाद फहरिस्त देखी। उस फहरिस्त के मुताबिक टेप रील में 7वीं आवाज़ सिफारत खाने के एक हिंदुस्तानी शख्स की थी। रसवंती ने वो आवाज़ मुझे सुनाई, फिर मुझसे कहा, तुम इस शख्स के पास पहुंच जाओ, मैं किसी दूसरे को ट्रैप करती हूँ। मैं उस हिंदुस्तानी शख्स के पास पहुंच गया। सिफारत खाने के सभी लोग छुट्टी पर थे, क्योंकि मुज़ाकरात ख़त्म होने तक सफ़ीर को उसकी रिहाइशगाह में महदूद कर दिया गया। जिस शख्स के पास मैं गया वो भी अपनी रिहाइशगाह में था। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी और वो पास बैठा हुआ माँ का सर दाब रहा था। दूसरे कमरे से बीवी के बुड़बुड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं सुबह से शॉपिंग के लिए कह रही हूँ, मगर तुम्हें तो अम्मा की खिदमत करने से फुर्सत नहीं मिल रही। बकवास मत करो, वो डांट कर बोला। जब तक माँ जी की तबीयत ठीक नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाऊँगा। मैं उसके दिमाग से निकल आया। जो शख्स माँ के बुढ़ापे में उसकी खिदमत कर रहा हो, मैं उसके रूप में आकर उसे माँ से जुदा नहीं कर सकता था। मैंने रसवंती के दिमाग में झांक कर देखा। वो दूसरे शख्स की सोच पड़ रही थी। उस शख्स का नाम दासदेव था। दासदेव एक गार्डन के पार्किंग एरिया में एक कार के अंदर बैठा हुआ एक अंग्रेज शख्स की बातें सुन रहा था। रसवंती दासदेव के लाशऊर में हिंदी तर्जुमा सुन रही थी। मैं उस अंग्रेज के दिमाग में पहुंचा। मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक सुपर मास्टर की तंजीम से है। वासुदेव अपने सफारत खाने की अहम खुफिया बातें उस तंजीम के मास्टर तक पहुंचाता था और उनसे भारी रकमें हासिल करता। रसवंती ने कहा, फरहाद ये अपने देश का गद्दार है, इसे सजा मिलना चाहिए, तुम इसकी जगह आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है, ये कमबख्त तंजीम के मास्टर तक पिताजी और वसंती की रिहाइश का एड्रेस पहुंचा रहा है। तुम उसकी घरेलू, समाजी और ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक मालूमात हासिल करो। मैं उसी अंग्रेज़ के साथ रहूँगा। ये कहकर मैंने रोमाना से रब्ता कायम किया। हेलो रोमाना, खैरियत है? बिल्कुल खैरियत है, कब आ रहे हो? तुम शर्लक के साथ यहाँ हो, वहाँ मेकअप का जितना सामान है वो ले आओ।
तुम मर्दाना लिबास में आओगी। दूर से निगरानी करने वालों को धोखा खाना चाहिए कि शर्लक के साथ कोई मर्द उस कोठी से निकलकर इस कोठी में आया है। ओके? उसने ओके कहा। मैंने रसवंती को मुखातिब किया, तुम वासुदेव के दिमाग को जकड़ लो, उसे हमारे पास पहुंचा दो। वो काम रसवंती के सुपुर्द करने के बाद मैं उस अंग्रेज के साथ हो गया। वो बैंकॉक में तंजीम के मास्टर से मिलने जा रहा था। आज भी सारी रात जागना था। जिस तरह हम रेड पावर के मास्कमैन और अहम शख्सियतों तक पहुंच गए थे, उसी तरह आज सुपर मास्टर की तंजीम की अहम शख्सियतों तक पहुंचना जरूरी था, ताकि कल सुबह 10 बजे मुज़ाकरात शुरू होने से पहले सुपर मास्टर के खिलाफ हमारे हाथों में तुरप चाल के पत्ते रहें। वैसे सुपर मास्टर के मुल्क के 2 अहम फौजी अफसरों के दिमागों तक मैं बहुत पहले पहुंच चुका था। उनमें से एक आबदोज का कर्नल और दूसरा कैप्टन वॉल्टर था। वो दोनों अच्छी तरह मेरे जहन में महफूज थे। जब सोनिया, रोमाना और आजम एक बहरी जहाज में सफ़र कर रहे थे, तब कर्नल और कैप्टन वॉल्टर आबदोज की मुसल्लह फौज के साथ बहरी जहाज में आए थे और आजम को जनखा बनाने के लिए आबदोज में ले गए। तभी मैंने कर्नल और कैप्टन को अपने जहन में महफूज कर लिया। उस अंग्रेज ने तंजीम के मास्टर से मिलने के लिए एक बहुत आलीशान कोठी के सामने कार रोक दी। कोठी के कंपाउंड में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसकी सोच ने बताया कि मास्टर भवानी के पास 4 खतरनाक किस्म के बुल हाउंड हैं जो अपने शिकार की बू पाकर उस पर बाज की तरह झपटते हैं। उसने मखसूस अंदाज में कार का हॉर्न बजाया। वो आवाज़ सुनने के बाद कोई कंपाउंड के अंदर कुत्तों को पुचकार रहा था, उन्हें अपने कंट्रोल में कर रहा था। थोड़ी देर बाद अहाते का गेट खुल गया। वो अंग्रेज कार ड्राइव करता हुआ कोठी के पोर्च में आया, फिर कार से उतरकर बरामदे में पहुंचा। वहां 2 मुसल्ला गार्ड खड़े हुए थे। उन्होंने उसके लिए कोठी का दरवाजा खोल दिया। अंदर कॉरिडोर में भी 2 मुसल्ला गार्ड मौजूद थे। एक ने उसे देखकर इंटरलिंक फोन का रिसीवर उठाया, फिर एक बटन को दबाने के बाद बोला, जनाब, मिस्टर कार्मन तशरीफ लाए हैं। मैं मुसल्ला गार्ड के दिमाग में पहुंच गया। दूसरी तरफ से कहा गया, कार्सन को ड्राइंग रूम में बिठाओ। मैं दूसरी तरफ बोलने वाले के पास पहुंच गया। वो बैंकॉक में तंजीम का मास्टर भवानी राजपत राव था। उसका सर एक हसीन औरत की गोद में था और वो औरत बच्चों के फीडर से उसे शराब पिला रही थी। इस दुनिया में अजीब अजीब अय्याश मस्करी है। जिस बोतल से बच्चे दूध पीते हैं, उस बोतल की निप्पल को मुंह में दबाए वो शराब पी रहा था। इंसान दूध के तकद्दुस को भी पामाल करता है। दूध माँ पिलाती है, वहां वो अपनी गोद में उसे फीडर से शराब पिला रही थी। वो गोद से सर उठाकर बोला, जानी बस करो, मैं कार्सन से बातें करके आता हूँ। वो उठकर लिबास पहनने लगा। बहुत ही कद्यावर था। फीडर मुंह में लेकर कार्टून लगता होगा। वो ड्राइंग रूम में आया। कार्सन उसे देखते ही अदब से खड़ा हो गया। भवानी ने एक सोफे पर बैठते हुए तहकमाना अंदाज में पूछा, रिपोर्ट? कार्सन ने कहा, सर, हमारे सुपर मास्टर के लिए बहुत ही अहम मालूमात हासिल हुई हैं। फरहाद और रोमाना सधारना स्ट्रीट की एक कोठी नंबर 15A में शर्लक की फैमिली के साथ रहती हैं। समुंदर के जुनूबी साहिल इलाके में जो बंगले हैं, वहाँ के एक बंगले D1 में रसवंती की बहन और बाप ने रिहाइश इख्तियार की है। भवानी ने हुक्म दिया, एक कागज़ पर दोनों एड्रेस के साथ रिपोर्ट लिख कर जाओ। कार्सन ने हुक्म की तामील की। सेंटर टेबल पर रखे हुए लेटर पैड और कलम को उठाकर मुख्तसर सी रिपोर्ट लिखी। शर्लक की दोनों कोठियों के पते लिखे, फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भवानी सेंटर टेबल के पास आकर बैठ गया। टेलीफोन का रिसीवर उठाकर किसी के नंबर डायल किए, फिर राब्ता कायम होते ही बोला, 2 एड्रेस नोट करो। इन पतों पर फरहाद अली तैमूर और रसवंती के रिश्तेदार रहते हैं। आधे घंटे के अंदर तस्दीक करो कि मुझे मिलने वाली मालूमात दुरुस्त हैं। उसने एड्रेस नोट कराने के बाद रिसीवर रख दिया। फिर उसका दिमाग सोचने लगा। सोच ये थी कि 8 बजे रात को सुपर मास्टर के चीफ सेक्रेटरी ने भवानी के ट्रांसमीटर पर चंद इतलात नशर की थी। पहले इतला ये थी कि फरहाद अली तैमूर कल 10 बजे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में सुपर मास्टरों को अहम मुज़ाकरात के लिए मदऊ कर रहा है। मुज़ाकरात की दावत देने में चैलेंज है कि शिरकत से इनकार किया गया तो तंजीम को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान पहुंचेगा। दूसरी इतला ये थी कि रसवंती के बाप तन सिंह और बहन वसंती को रिहा कर दिया गया है और वो लोग दोपहर को बैंकॉक पहुंच गए हैं। तीसरी क्या सराई थी कि फरहाद ने जब तन सिंह और वसंती को बैंकॉक पहुंचाने के लिए कहा तो यकीनन फरहाद और रसवंती भी बैंकॉक में होंगे। लिहाजा वहां के मास्टर भवानी राजपत राव से कहा गया कि वो तन सिंह और वसंती की रिहाइश का मालूम करे और वहां फरहाद और रसवंती को तलाश करे। आखिर में हदायत की गई थी कि फरहाद, रसवंती और उनके रिश्तेदारों और साथियों को छेड़ा न जाए। पहले ये मालूम करना होगा कि फरहाद कैसे कैसे नुकसानात पहुंचा सकता है। भवानी राजपत राव उस वक्त टेलीफोन के पास बैठा सोच रहा था। रसवंती ने मुझे मुखातिब किया, फरहाद, वासुदेव के पास पहुंचो, हम वहां बातें करेंगे। मैंने कहा, यह तंजीम का मास्टर भवानी राजपत राव हिंदुस्तानी है, तुम इसकी सोच पढ़ कर आओ। मैं ड्राइंग रूम से उठकर वासुदेव के पास आया। वहां पिताजी और शर्ला के एक मुलाजिम ने उसे बांध कर एक कमरे में बिठाया हुआ था। वासुदेव मुझे देखते ही घबरा गया। मैंने कहा, भारत सरकार ने तुम सफारत खाने वालों को ताकीद की थी कि हम में से किसी को छेड़ा ना जाए, मगर तुमने मास्टर भवानी तक हमारे मुतल्लिक मालूमात फराहम कर दी। वह गिड़गिड़ाकर मुआफ़ी मांगने लगा। उसी वक्त दरबार ने इतला दी कि शर्लक साहिब अपने एक दोस्त के साथ अंदर आना चाहती हैं। मैंने कहा, उन्हें अंदर भेज दो। दरबान चला गया। थोड़ी देर बाद शर्लक एक अटैची लेकर आया। उसके साथ दाढ़ी वाला शख्स था। चेहरे पर फ्लैट हेड झुकी हुई थी।
उसने दाढ़ी नोचकर हैट उतारी। वो रोमाना थी। मैंने कहा, मेरे सामने आईना और मेकअप का सामान रखो। रोमाना मेकअप के लिए इंतजामात करने लगी। रसवंती ने कहा, मैंने मास्टर भवानी का लहजा ज़हन नशीन कर लिया है, क्या इसे भी रिकॉर्ड करूं? मैंने कहा, कोई ज़रूरी नहीं। अभी मास्टर भवानी एक फ़ोन कॉल अटेंड करेगा, उसके बाद वो ट्रांसमीटर के जरिए सुपर मास्टर के चीफ सेक्रेटरी तक हमारे एड्रेस पहुंचाएगा। जब वो ट्रांसमीटर के पास जाए तो मुझे बुला लेना। तुम अभी मास्टर भवानी के पास रहो। मैं मेकअप में मसरूफ हो गया। वासुदेव को मेरे सामने बिठा दिया गया। मैं उसे देख देख कर आईने में खुद को देखते हुए रूप बदल रहा था और चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ रहा था। वो परेशान होकर सोच रहा था, हे भगवान, ये टेलीपैथी क्या चीज़ है? मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कार ड्राइव करता हुआ इधर कैसे आ गया। फिर मैं कार से उतरकर इस कमरे में कैसे आया? उन लोगों ने मेरे हाथ पांव कब बांधे? मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या जादू है। ये सोचते हुए उसने मुझे देखा, फिर कहा, फरहाद भैया, आप देवता हैं। आप मुझे मौका दें, मैं आपका सेवक बनकर रहूंगा। मैंने कहा, जैसे मास्टर भवानी के सेवक बनकर रहते हो, बकवास मत करो, खामोश बैठे रहो। वो चुप होकर सोचने लगा, हे भगवान, एक बार मुझे उन लोगों से बचा दे। हाँ, याद आया, मिस्टर कार्सन ने मास्टर भवानी को यहाँ का पता बता दिया होगा। मास्टर भवानी से बच निकलना बहुत मुश्किल है। उसके आदमी इस बंगले को थोड़ी देर में घेर लेंगे। इन लोगों को स्टेन गनों से भून कर रख देंगे। मुझे यहाँ से सही सलामत निकाल कर ले जाएंगे। मुझे धीरज और हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं उस दोगले के ख्यालात पढ़ रहा था। मैं ऐसे लोगों को मुआफ नहीं करता जो जुबान से मुझे देवता कहते हैं और दिल से मेरी मौत की तमन्ना करते हैं। 15 मिनट बाद रसवंती ने इतला दी कि भवानी ट्रांसमीटर के पास जा रहा है। मैंने रसवंती से कहा, तुम टेप रिकॉर्डर के पास बैठो, मैं अभी आता हूँ। वह दिमागी तौर से मास्टर भवानी के पास पहुंच गया। वो एक कमरे में ट्रांसमीटर ऑन करने के बाद कॉल कर रहा था, हेलो हेलो, बेबी फीडर कॉलिंग, हेलो हेलो। फीडर से शराब पीने वाले का कोड वर्ड बेबी फीडर था। थोड़ी देर में दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, हेलो बेबी फीडर, तुम्हें CS फॉर SM अटेंड कर रहा है, रिपोर्ट दो। CS फॉर SM का मतलब था चीफ सेक्रेटरी फॉर सुपर मास्टर, यानी कामयाबी मेरे कदम चूम रही थी। मैं सुपर मास्टर के एक खास नायब तक पहुंच गया था। मास्टर भवानी हमारी दोनों रहायशगाह के पते बताने के बाद कह रहा था, मैंने अपने एक चालाक मातियत से कहा कि वो इन पतों पर फरहाद की मौजूदगी की तस्दीक करे। 20 मिनट बाद उसने माजरत चाहते हुए कहा, दोनों रिहायशगाहों के तरफ थाईलैंड के जासूस हैं। उस मातियत का रास्ता रोक लिया गया। अगर मेरे मातियत को इजाज़त दी जाए तो वो जबरन फरहाद और उसके साथियों तक पहुंच जाए। नहीं मास्टर भवानी, थाईलैंड के जासूसों की मौजूदगी बता रही है कि फरहाद की निगरानी की जा रही है। अपने मातियत से कहो कि ऊपर ही ऊपर किसी तरह ये मालूम करे कि रसवंती भी वहां मौजूद है या नहीं। सुपर मास्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि उनमें से किसी को छेड़ा ना जाए। ओवर एंड ऑल। राब्ता खत्म हो गया। मैं सुपर मास्टर के चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंच गया। वो मास्टर भवानी की रिपोर्ट टाइप कर रहा था। मैं समझ रहा था वो रिपोर्ट लेकर सुपर मास्टर के पास जाएगा, मगर ये कोई बच्चों का खेल ना था। चीफ सेक्रेटरी की सोच ने मुझे मायूस कर दिया। वो सेक्रेटरी बराह रास्त सुपर मास्टर से राब्ता कायम नहीं करता था, बल्कि टेली प्रिंटर के जरिए रिपोर्ट पहुंचाता। मैं मायूस होकर रसवंती के पास आया, फिर अपनी जुबान से चीफ सेक्रेटरी के लहजे को अदा करते हुए उसे टेप में रिकॉर्ड कर दिया। कभी फुर्सत के वक्त चीफ सेक्रेटरी के जरिए दूसरे ममालिक के मास्टरों को ट्रैप किया जा सकता था। 1 घंटा बाद मेकअप मुकम्मल हो गया। वासुदेव आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था, क्योंकि मैं दूसरा वासुदेव उसके सामने बैठा हुआ था। मैंने उसके आवाज़ और लहजे में पूछा, बताओ वासुदेव, तुम हो या मैं? वो हकलाते हुए बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आईना देख रहा हूँ। वासुदेव, मैं तुमसे चंद सवालात कर रहा हूँ। उनके जवाबात मैं पहले ही सोच के जरिए मालूम कर चुका हूँ, लिहाजा झूठ ना बोलना। पहला सवाल यह है कि तुम्हारी सरकार थाईलैंड में रेड पावर की खारजा पॉलिसी को मुस्तहकम बनाने के लिए एक खुफिया मुहिम चला रही है। उस मुहिम की मुकम्मल रिपोर्ट रेड फाइल में है। वो रेड फाइल कहाँ है? वो बोला, जी वो तो बहुत अहम फाइल है, हमारे सफ़ीर साहब की तहवील में रहता है। मैंने उसके ज़हन को एक झटका पहुंचाया। वो झूठ बोल रहा था। मैंने कहा, सफ़ीर से ज़्यादा उसका सेक्रेटरी अहम होता है। उस रेड फाइल की मुकम्मल फोटोस्टेट कॉपी तुम्हारी ख्वाबगाह की अलमारी में है, और उसका इल्म सफ़ीर और भारत सरकार को नहीं। फरहाद और रसवंती का हंगामा खत्म होने के बाद तुम सुपर मास्टर से $5 लाख में उस रेड फाइल का सौदा करना चाहते थे। वो ज़हनी झटका लगने से फर्श पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा रहा था, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। रसवंती ने मुझे मुखातिब किया, फरहाद उसके साथ वक्त बर्बाद ना करो, जो करना है जल्द कर गुजरो। वासुदेव के बारे में बहुत कुछ तुम्हें बता चुकी हूँ। मैंने कहा, अच्छा चलो वो टेप रील निकालो जिसमें इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल का लहजा रिकॉर्ड है, मैं सुनूंगा। 5 मिनट के बाद रसवंती ने वो लहजा सुनाया। मैं इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के पास पहुंच गया। वो अपने मातियत अफसरों के साथ जाग रहा था। उनके सामने एक मेज़ पर बैंकॉक शहर का नक्शा फैला हुआ था। वो अफसरान थोड़ी थोड़ी देर में टेलीफोन और ट्रांसमीटर कॉलें वसूल कर रहे थे और जवाबात दे रहे थे। वही क्या, उस रात दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के हुक्काम जाग रहे थे। तमाम अहम शोबों के जिम्मेदार अफसरान और तमाम ममालिक की वजारत खारजा के दफातर में रत जगह था, जैसे वो जिंदगी की आखिरी रात हो। दूसरी सुबह फरहाद और रसवंती क़यामत का फैसला करने वाले थे। बहरहाल अभी सुबह ज़रा दूर थी। मैंने इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के ख्यालात पढ़े। मालूम हुआ कि तकरीबन 2 घंटे पहले
एक जासूस ने रिपोर्ट दी थी कि एक नीले रंग की कार बंगला नंबर D1 के सामने आकर रुकी। उसमें से एक शख्स उतरकर बंगले के अंदर गया, अभी तक बाहर नहीं आया। वो कार बंगले के सामने खड़ी है। बात समझ में आ गई। नीली कार में वासुदेव यहां आकर फंस गया था। जासूस की रिपोर्ट के मुताबिक रात की तारीखे में नीली कार का नंबर नहीं पढ़ा जा सका और ना ही वो वासुदेव को पहचान सका। अब इरादा था कि वो नीली कार बंगले से वापस जाएगी तो उसका ताक़ुब किया जाएगा। कोठी नंबर 15A, जहां बेनी मम्मी वगैरह थी, वहां आसपास की कोठियों के एक जासूस ने इतला दी थी कि शर्लक फिर अपनी कार में एक अजनबी मर्द के साथ बंगला नंबर D1 की तरफ गया है। बंगला D1 की निगरानी करने वाले जासूस की भी तकरीबन यही रिपोर्ट थी कि शर्लक किसी अजनबी के साथ तन सिंह और फरहाद से मिलने आया है और अभी तक वापसी नहीं हुई। जासूस दुरुस्त रिपोर्ट दे रहे थे। रोमाना अजनबी मर्द के रूप में शर्लक के साथ आई थी। हम सब एक ही बंगले में जमा हो गए थे, इसलिए इंटेलिजेंस वालों की तमाम तवज्जो भी इस बंगले तक मरकूज थी। वो हर 15-20 मिनट के बाद आला हुक्काम तक रिपोर्ट पहुंचाते। बड़े ममालिक के सफ़ीर उन आला हुक्काम के साथ बैठे हुए थे। हमारे मुतल्लिक जो खबरें मौसूल हो रही थीं, वह सफ़ीर उन खबरों को अपने ममालिक के हुक्काम तक पहुंचा रहे थे। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी था। मैंने शर्लक से कहा, तुम वासुदेव से उसके मकान की चाबियां लो और सफारत खाने के तमाम अफराद की रिहाइशगाह के पते नोट करो। शर्लक ने उसकी जेब से चाबियां निकाल कर मुझे दी, फिर तमाम पते नोट करने लगा। उसके बाद मैंने रोमाना से कहा, दाढ़ी लगा लो, फ्लैट हैट पहन लो और वासुदेव को अपने साथ शर्लक की कार में तफरीक के लिए ले जाओ। वासुदेव तुम्हें यहाँ के रास्तों और मुकामात की पहचान कराएगा। 10 मिनट बाद रोमाना वासुदेव के साथ बाहर जाने लगी। मैं इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के पास पहुंच गया। चंद लम्हों के बाद डायरेक्टर ने फ़ोन कॉल अटेंड की। एक जासूस रिपोर्ट दे रहा था कि शर्लक की कार में 2 शख्स रवाना हो रही हैं। हमारी एक पेट्रोलिंग कार उनके ताक़ुब में भेजी जा रही है। तमाम पुलिस चौकियों को शर्लक की कार का नंबर बताया जा रहा था। मैं रिपोर्ट देने वाले जासूस तक पहुंच गया। उसकी ड्यूटी यही थी कि फ़ोन के जरिए अपने डायरेक्टर जनरल से रब्ता कायम रखता। मैंने मेकअप का सामान अटैची में रखा। रोमाना मेरा लिबास भी ले आई। मैंने वो सब समेटकर शर्लक से कहा, मुझे वासुदेव के मकान तक पहुंचा दो, तुम ड्राइविंग करोगे, मैं खामोश बैठा रहूंगा। मैंने पिताजी से मुसाफिया किया। वसंती ने मुस्कुराकर नमस्ते कहा। फिर मैं शर्लक के साथ बाहर आ गया। बाहर आते ही मैंने फ़ोन पर रब्ता कायम करने वाले जासूस के दिमाग में झांकना शुरू किया। वो आंखों से दूरबीन लगाए देख रहा था। रात के वक्त बंगले की बैरूनी रोशनी हमारी शिनाख्त के लिए काफ़ी नहीं थी। बस इतना ही नजर आ रहा था कि 2 अशखास बंगले से निकलकर कार में बैठ रही हैं। उस जासूस ने दूरबीन आंखों से हटाकर एक हाथ टेलीफोन की तरफ बढ़ाया, मगर रब्ता कायम करने के लिए रिसीवर को उठा ना सका, क्योंकि वह अब मेरा मामूल बन चुका था। हमारी कार बंगले से काफ़ी दूर निकल आई। मैंने जासूस के दिमाग से फ़ोन की घंटी सुनी। उसने रिसीवर उठाकर सुना। पेट्रोलिंग कार का एक अफसर कह रहा था, एक नीले रंग की कार साली सड़क पर जा रही है, क्या हम ताक़ुब करें? मैंने जासूस की ज़ुबान से कहा, नहीं, आप लोग अपनी जगह रहें। मैंने अगली पुलिस चौकी वालों को इतला दे दी है, वो लोग ताक़ुब करेंगे। पेट्रोलिंग कार से रब्ता ख़त्म हो गया। 5 मिनट के बाद एक मुसल्ला अफसर ने कमरे में आकर उस जासूस से पूछा, तुम खामोश क्यों हो? तुमने साली सड़क की पेट्रोलिंग कार वालों से कहा कि वो ताक़ुब ना करें, अगली चौकी वाले करेंगे। मैं नीचे स्पीकर से तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुमने अब तक अगली चौकी वालों को इतला नहीं पहुंचाई, जल्दी करो। वो कार तो अब तक ट्रैफिक के हजूम में पहुंच गई होगी। जासूस खामोश रहा। अफसर ने उसे शुबा से देखते हुए अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने जासूस के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसने चौंक कर सोचा कि अभी तक नीली कार की रिपोर्ट नहीं दी गई, फौरन पेट्रोलिंग कार वालों को भी इतला देना चाहिए। उसने रिसीवर उठाया। उसी वक्त अफसर ने रिवॉल्वर दिखाते हुए जासूस से कहा, खबरदार, रिसीवर रख दो और खामोश रहो वरना गोली मार दूंगा। जासूस ने सहम कर रिसीवर रखते हुए पूछा, ऑफिसर, आप मुझे ड्यूटी से रोक रही हैं? अफसर ने रिवॉल्वर से निशाना लेते हुए कहा, मैं ऑफिसर नहीं, इस वक्त फरहाद अली तैमूर हूँ। हैं? उसने चौंक कर देखा, फिर बेयकीनी से कहा, नहीं ऑफिसर, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो बोला, लेकिन उस फरहाद को नहीं पहचानते जो हमारे तुम्हारे दिमागों में घर बना लेता है। फरहाद ने वार्निंग दी थी कि उसे और उसके साथियों को छेड़ा ना जाए। अब उसका ताक़ुब किया जाएगा तो वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जासूस ने फिर बेयकीनी से पूछा, क्या इस वक्त वो आपके दिमाग में है? हाँ, बेहतर है कि हम खामोश बैठे रहें। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, वो मेरे पूरे खानदान को तबाह कर देगा। उसकी बात पूरी होते ही जासूस ने अचानक उसके रिवॉल्वर पर ठोकर मारी। रिवॉल्वर हाथ से निकलकर फर्श पर पहुंच गया। फिर एक फ्लाइंग किक अफसर के मुंह पर पड़ी। अफसर लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। फिर उसके संभलने से पहले जासूस ने फर्श पर से रिवॉल्वर उठा लिया। खबरदार, तुम ऑफिसर हो या फरहाद, मुझे मेरी ड्यूटी से रोकोगे तो गोली मार दूंगा। वो तेजी से टेलीफोन की तरफ गया मगर रिसीवर न उठा सका। मैं ऑफिसर को छोड़कर उसके दिमाग में पहुंच गया। ऑफिसर ने सर को झटक कर जासूस को देखते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? फरहाद हो रहा है। हम अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकेंगे। नहीं, हमारी बेहतरी खामोशी में है। ऑफिसर ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छी बात है, मेरा रिवॉल्वर मुझे दे दो, मैं खामोश रहूंगा। जासूस ने कहा, रिवॉल्वर जिसके हाथ में जाएगा फरहाद उसके दिमाग में पहुंचेगा, लिहाजा इसे मेरे ही हाथ में रहने दो। इतने में शर्लक ने मुझे मुखातिब किया, फरहाद, हम वासुदेव के बंगले तक पहुंच गए हैं। मैंने आंखें खोलकर देखा।
शर्लक कार से उतरकर अहाते का गेट खोल रहा था। मैं स्टीयरिंग संभाल कर कार को अंदर ले गया। शर्लक ने गेट को दोबारा बंद कर दिया। इतनी देर में जासूस और उस ऑफिसर ने दिमागी तौर से आज़ाद होकर अपने अफसरान तक रिपोर्ट पहुंचा दी होगी। अब वो जो भी करते मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैंने रोमाना और वासुदेव की खबर ली। वहां हालात बिगड़ गए थे।